हम सभी एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ खासकर शहरों में हमारी दीवारें एक दूसरे से बिल्कुल सटी होती हैं। बिल्कुल, एकदम आमने सामने। हाँ, और अगर अच्छे पड़ोसी मिल जाए ना, तो ऐसा लगता है जैसे परिवार का ही विस्तार हो गया हो। त्योहारों में मिठाइयाँ बांटना या मुश्किल वक्त में सबसे पहले वही लोग मदद के लिए आते हैं। एकदम सही। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जब इन्हीं पड़ोसियों के साथ छोटी छोटी बातों पर खटपट शुरू हो जाती है, तो वही सुकून भरी जिंदगी मतलब एक तरह की मानसिक यातना में बदल सकती है। और ये एक ऐसा सच है जिससे शायद ही कोई अछूता रहा हो। हर किसी ने कभी ना कभी ये झेला है। और आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली पड़ताल का विषय भी यही है। हम इन रोजमर्रा के विवादों को सिर्फ एक सामाजिक नजरिए से नहीं बल्कि कानूनी नजरिए से समझने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास आज बहुत ही बेहतरीन स्रोत है। जी बिल्कुल। आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का आधार मनीष शुक्ला एंड एसोसिएट के सदस्य अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह यादव जी द्वारा दी गई बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी है। और धर्मेंद्र जी ने अपने लेख में बहुत ही बारीकी से ये स्पष्ट किया है कि पड़ोसियों के बीच होने वाले विवाद सिर्फ शिष्टाचार की कमी या सामाजिक मुद्दे नहीं हैं। इनके बहुत गहरे कानूनी पहलू होते हैं। मतलब अक्सर लोग यही मान लेते हैं कि कानून तो सिर्फ हत्या, चोरी या डकैती जैसे बड़े अपराधों के लिए बना है। हाँ, पर एक सभ्य समाज को चलाने के लिए कानून का दायरा उन छोटी छोटी जगहों तक भी पहुंचता है जहां हमारे रोजमर्रा के जीवन में खलल पड़ता है। और यही आज का हमारा मुख्य मिशन है। हमें ये समझना है कि पड़ोसियों के बीच की तनातनी कब केवल एक सामाजिक असुविधा की सीमा को लांघकर एक कानूनी अपराध बन जाती है। अगर हम उन कारणों की सूची देखें जो धर्मेंद्र जी ने दी है, तो वो बहुत लंबी है और बहुत आम भी है। पार्किंग की समस्या? हाँ, देर रात तक तेज आवाज में संगीत बजाना। बिल्कुल। संपत्ति की सीमा या बाउंड्री को लेकर झगड़े, कूड़ा कचरा फेंकना, गंदे पानी की निकासी, अवैध निर्माण, पालतू जानवरों से होने वाली परेशानी, और बात बात पर गाली गलौज या धमकी देना। मतलब इन उदाहरणों को सुनकर तो यही लगता है कि ये हर गली मोहल्ले की कहानी है, हर दूसरे घर की कहानी है। मैंने खुद देखा है। कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी किसी दूसरे के गेट के ठीक सामने खड़ी करके चला जाता है, या फिर रविवार की सुबह जानबूझकर बहुत तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाना। हाँ, तो ऐसे में होता क्या है ना, हम सोचते हैं कि यार पड़ोसी है, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। और यहीं पर वो बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक और कानूनी पेंच आता है। धर्मेंद्र जी का लेख इस पूरी धारणा को पलट देता है। कैसे? देखिए, असली आहा मोमेंट ये नहीं है कि मारपीट करना एक अपराध है, वो तो सबको पता है। असली ज्ञान ये है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी गाड़ी जानबूझकर इस तरह खड़ी करता है कि आपके घर से निकलने का रास्ता ही ब्लॉक हो जाए, जानबूझकर, तो ये महज खराब व्यवहार नहीं रह जाता। जब किसी कार्य में दूसरे को परेशान करने का इरादा शामिल हो जाए, तो वो सीधे कानून के दायरे में आ जाता है। नियत या इरादे वाली बात सच में बहुत गहरी है। मतलब अगर गलती से किसी की गाड़ी थोड़ी तिरछी खड़ी हो गई है, तो वो एक अलग बात है। बिल्कुल, गलती इंसान से होती है। लेकिन अगर कोई रोजमर्रा की आदत ही बना ले कि भाई मुझे तो दूसरे का रास्ता रोकना ही है या शांति भंग करनी ही है, तो ये कानूनी हस्तक्षेप का मामला बन जाता है। एकदम सही। और धर्मेंद्र जी के लेख में नए आपराधिक कानूनों का जो जिक्र है, वो इस स्थिति को और भी साफ कर देता है। हाँ, भारत में अब भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी BNS और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे हम BNSS कहते हैं, लागू हो चुके हैं। इन नए कानूनों ने पूरी व्यवस्था को एक नया आकार दिया है ना? बिल्कुल। BNS और BNSS के तहत कई ऐसे स्पष्ट प्रावधान हैं जो सीधे उन स्थितियों से निपटते हैं जिन्हें हम अब तक सिर्फ पड़ोसियों की झिकझिक मानकर छोड़ देते थे। तो चलिए एक एक करके इन विशिष्ट धाराओं को डीकोड करते हैं। स्रोत में सबसे पहले BNS की धारा 352 का जिक्र है। हाँ, धारा 352 मुख्य रूप से जानबूझकर शांति भंग करने के इरादे से गाली गलौज करने के बारे में है। मतलब कोई बालकनी में खड़े होकर बस चिल्ला रहा है? हाँ, अक्सर लोग अपनी छत या बालकनी से सिर्फ इसलिए अपशब्द कहते हैं ताकि सामने वाला भड़के। उनका इरादा ही झगड़ा शुरू करने का होता है, उकसाने के लिए। बिल्कुल। तो ये धारा स्पष्ट करती है कि गालियां देना सिर्फ बदतमीजी नहीं है, बल्कि एक शांतिपूर्ण माहौल को बिगाड़ने का एक आपराधिक कृत्य है। ये बहुत ही व्यावहारिक पहलू है। बिल्कुल। मैंने कई बार देखा है कि एक छोटी सी बहस शुरू होती है और बात तुरंत धमकियों तक पहुंच जाती है, देख लूंगा तुझे वाली बात। हाँ, और इसके लिए भी लेख में एक स्पष्ट धारा है, BNS की धारा 351,
जिसे क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी डराने धमकाने का प्रयास कहा गया है। सही कहा। अगर कोई व्यक्ति किसी को शारीरिक नुकसान पहुंचाने, उसकी संपत्ति को बर्बाद करने या उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की धमकी देता है, तो वो ये नहीं कह सकता कि अरे मैं तो बस गुस्से में बोल रहा था। बिल्कुल नहीं। कानून की नजर में वो धमकी एक ऐसा कृत्य है जो सामने वाले के मन में भय पैदा करता है। और इसके लिए बकायदा सजा का प्रावधान है। और अगर बात केवल धमकियों तक ही ना रहे, मतलब मान लीजिए संपत्ति के नुकसान तक बात पहुंच जाए, तब क्या? तब मामला और भी गंभीर हो जाता है। मान लीजिए दो लोगों के बीच बाउंड्री को लेकर विवाद है, जो कि बहुत आम है। हाँ, और एक व्यक्ति गुस्से में आकर दूसरे की बनाई हुई नई दीवार को हथौड़े से तोड़ देता है, या पानी की पाइपलाइन काट देता है। बिल्कुल, या किसी के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को डंडे से फोड़ देता है। ऐसे मामलों के लिए बीएनएस में धारा 324 मौजूद है, जिसे मिसचीफ या शरारतपूर्ण कृत्य कहा गया है। हाँ, ये धारा उन सभी कार्यों को कवर करती है जहां कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी अन्य की संपत्ति को नष्ट करता है या उसकी उपयोगिता को कम कर देता है। मतलब दीवार तोड़ना या रास्ता अवरुद्ध कर देना सीधे तौर पर किसी की संपत्ति के अधिकार पर हमला है। एकदम सही। और हाथापाई के बारे में क्या? कई बार अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि पार्किंग की छोटी सी बहस शुरू हुई और लोग एक दूसरे पर शारीरिक हमला कर बैठे। उसके लिए बीएनएस धारा 115 है। ये स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के मामलों में लागू होती है। अगर कोई थप्पड़ मार दे या धक्का दे दे, हाँ, या किसी हथियार से चोट पहुंचा दे, तो ये एक स्पष्ट आपराधिक मामला बन जाता है जिसमें तुरंत पुलिस कार्रवाई की जा सकती है। इन सभी धाराओं को एक साथ रखकर देखने पर एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है। एक साधारण सी लगने वाली बहस जिसमें गालियां शामिल हों, धमकियां हों या हाथापाई हो, वो अब केवल मोहल्ले के बुजुर्गों द्वारा सुलझाए जाने वाले मामले नहीं रह गए हैं। बिल्कुल नहीं, वे सीधे तौर पर बीएनएस की इन सख्त धाराओं के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, हर विवाद आपराधिक नहीं होता। हाँ, सही कहा। हर समस्या का समाधान पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराना नहीं है। कानून का ढांचा बहुत ही सूझबूझ के साथ बनाया गया है। मतलब प्रकृति के अनुसार कानूनी उपाय अलग अलग होते हैं। बिल्कुल, कई मामलों में आपराधिक कदम उठाने के बजाय सिविल या प्रशासनिक कदम उठाने की आवश्यकता होती है। ये एक बहुत ही अहम अंतर है। धर्मेंद्र जी के लेख में अवैध निर्माण और अतिक्रमण का जो हिस्सा है वो पूरी तरह से सिविल कानून के दायरे में आता है ना? हाँ, क्योंकि अवैध निर्माण एक बहुत ही धीमी गति से होने वाली परेशानी है। कोई अचानक से एक दिन में पूरी बिल्डिंग नहीं बना लेता। सही बात है। अक्सर लोग अपना छज्जा या बालकनी धीरे धीरे आगे बढ़ा लेते हैं। ये अपने बाउंड्री वॉल को तय सीमा से कुछ इंच बाहर निकाल लेते हैं। और इससे होता यह है कि दूसरे घर की हवा और रोशनी रुक जाती है या उनका रास्ता संकरा हो जाता है। ऐसे मामलों में पुलिस सीधे जाकर दीवार नहीं तोड़ सकती। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? लेख में स्पष्ट बताया गया है कि इन स्थितियों में सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी शब्द का उपयोग किया गया है, स्थायी निषेधाज्ञा या परमानेंट इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन। हाँ, इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने के लिए भी मुकदमा दायर किया जा सकता है। मैं स्थायी निषेधाज्ञा को कुछ इस तरह से देखता हूँ जैसे अदालत द्वारा खींची गई एक कानूनी लक्ष्मण रेखा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे की जमीन पर अतिक्रमण करने की कोशिश करता है तो सिविल कोर्ट इस आदेश के माध्यम से उस निर्माण को स्थायी रूप से रोक सकता है। और अगर कोर्ट ने कह दिया कि यह दीवार यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकती तो उसका पालन करना अनिवार्य हो जाता है। बिल्कुल, यदि कोई उस आदेश का उल्लंघन करता है तो वह सीधे अदालत की अवमानना का दोषी माना जाएगा। ये एक बहुत ही शक्तिशाली नागरिक अधिकार है। उस संपत्ति और निर्माण के लिए सिविल कोर्ट एक मजबूत विकल्प हो गया। लेकिन उन रोजमर्रा की परेशानियों का क्या, जो न तो सीधे तौर पर अपराध हैं और न ही किसी स्थायी निर्माण से जुड़ी हैं? जैसे सांस्कृतिक और पर्यावरणीय न्यूसेंस। धर्मेंद्र जी के लेख में साफ सफाई से जुड़े विवादों का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। हाँ, कूड़ा कचरा फेंकना। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज अपने घर का सारा कूड़ा कचरा सड़क पर या बगल वाले के दरवाजे के पास फेंक देता है, या फिर अपनी वॉशिंग मशीन का गंदा पानी इस तरह निकालता है कि वो रोज दूसरे के बरामदे में भर जाता है। ये बहुत चिड़चिड़ा करने वाला होता है। और पालतू जानवरों का मामला भी बहुत आम है। किसी ने एक बड़ा कुत्ता पाल रखा है, उसे बिना पट्टे के खुला छोड़ देता है। बच्चे डर रहे हैं, बुजुर्ग डर रहे हैं, और मालिक को कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, ये सब स्थितियां किसी का भी जीना मुहाल कर सकती हैं। ऐसे मामलों के लिए हमारा स्थानीय प्रशासनिक ढांचा काम आता है। स्थानीय प्रशासन। हाँ, जब समस्या साफ सफाई, सार्वजनिक स्वास्थ्य
या पर्यावरण से जुड़ी हो तो सीधे स्थानीय नगर निगम, नगरपालिका या संबंधित प्रशासन के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो नगर निगम इसमें क्या कर सकता है? उनके पास अपने नियम और उपनियम होते हैं। वे कूड़ा फैलाने वालों, गंदा पानी बहाने वालों या पालतू जानवरों के रखरखाव में लापरवाही बरतने वालों पर जुर्माना लगा सकते हैं, उन्हें नोटिस जारी कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ एक और बहुत ही सशक्त कानूनी टूल मौजूद है जो नए कानूनों का हिस्सा है। अच्छा, वो क्या है? बीएनएसएस की धारा 133 ये इस तरह के मामलों में एक विशेष शक्ति प्रदान करती है। बीएनएसएस की धारा 133, ये किस तरह की शक्ति है और इसका उपयोग किन परिस्थितियों में किया जा सकता है? यह धारा मुख्य रूप से पब्लिक न्यूसेंस यानी सार्वजनिक उपद्रव या परेशानी को हटाने से संबंधित है। इसके अंतर्गत मजिस्ट्रेट के पास ये शक्ति होती है कि वे किसी भी ऐसे कार्य को तुरंत रोकने या हटाने का आदेश दे सकें जो आम जनता या पड़ोसियों के लिए भारी असुविधा पैदा कर रहा हो। मतलब अगर कोई ऐसा ढांचा खड़ा कर दे जिससे पूरी सड़क पर ट्रैफिक जाम हो रहा हो। बिल्कुल, या कोई जनरेटर इतनी जहरीली गैस छोड़ रहा हो जिससे आसपास के लोगों का सांस लेना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में सिविल कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है? नहीं, सिविल कोर्ट में सालों तक केस लड़ने के बजाय मजिस्ट्रेट के सामने धारा 133 के तहत सीधे आवेदन दिया जा सकता है। और मजिस्ट्रेट क्या करेंगे? मजिस्ट्रेट मामले की जांच करके तुरंत उस न्यूसेंस को हटाने का एक सशर्त आदेश पारित कर सकते हैं। ये बहुत ही त्वरित और प्रभावी प्रशासनिक उपाय है। ये जानकारी तो सच में एक पूरे शस्त्रागार की तरह है। बिल्कुल है। मतलब अगर कोई गाली गलौच या हाथापाई करे तो बीएनएस की धाराएं मौजूद हैं? हाँ। अगर कोई अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करे या निर्माण करे तो सिविल कोर्ट और स्थायी निषेधाज्ञा का विकल्प है। सही कहा। और अगर कोई कूड़ा फैलाकर या जानवर खुला छोड़कर न्यूसेंस फैलाए तो नगर निगम और बीएनएसएस की धारा 133 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति उपलब्ध है। हर तरह की परेशानी के लिए एक स्पष्ट कानूनी मार्ग निर्धारित किया गया है। लेकिन इतनी सारी कानूनी धाराओं और प्रक्रियाओं को जानने के बाद मेरे मन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल आ रहा है। बताइए। इन सब कानूनों को बनाने के पीछे आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या कानून का मकसद सिर्फ गलत काम करने वाले पड़ोसियों को पकड़कर उन्हें सजा दिलाना है? ये सवाल कानून की पूरे दर्शन को छूता है। फिलॉसफी ऑफ लॉ। धर्मेंद्र जी के लेख में जो बात सबसे अधिक उभरकर सामने आती है वो यही है कि कानून का प्राथमिक उद्देश्य सिर्फ सजा देना या लोगों को जेल में डालना नहीं है। तो फिर क्या है? किसी भी सभ्य समाज में कानून का मुख्य काम संतुलन बनाए रखना, शांति स्थापित करना और हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करना है। इसे एक तलवार की तरह नहीं बल्कि एक ढाल की तरह देखा जाना चाहिए। एकदम सही। जब समाज में लोग एक साथ रहते हैं तो टकराव होना स्वाभाविक है। कानून वो ढांचा प्रदान करता है जिससे वे टकराव हिंसक रूप न ले लें और कोई ताकतवर व्यक्ति किसी कमजोर व्यक्ति को दबा ना सके। बिल्कुल। और शायद यही कारण है कि इस पूरी कानूनी चर्चा के बीच ये हमेशा सलाह दी जाती है कि किसी भी विवाद को सुलझाने का पहला कदम संवाद ही होना चाहिए, आपसी बातचीत। हाँ। कानून के इतने कड़े प्रावधान होने के बावजूद सबसे समझदारी भरा कदम यही होता है कि आपस में बैठकर मामले को सुलझा लिया जाए। क्योंकि आखिरकार जिन लोगों के साथ हर दिन आमना सामना होना है उनके साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना किसी के लिए भी सुखद अनुभव नहीं होता। बिल्कुल नहीं। समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी और मानसिक तनाव अलग से। इसलिए अगर एक शांतिपूर्ण चर्चा से गलतफहमियां दूर हो सकती हैं तो वो हमेशा हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आपसी संवाद और मध्यस्थता की अहमियत को कभी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन व्यावहारिक सच्चाई ये भी है कि हर बार बातचीत सफल नहीं होती। ये भी सच है। कई बार सामने वाला व्यक्ति संवाद के लिए तैयार ही नहीं होता या उसे लगता है कि उसकी हरकतों का कोई विरोध कर ही नहीं सकता। मैं तो ऐसा ही करूंगा, जो बिगाड़ना बिगाड़ लो वाला एटीट्यूड। हाँ। और कानून का ये दर्शन ठीक उसी समय काम आता है जब समस्या लगातार बढ़ती जाए, हद से बाहर हो जाए, व्यक्ति के अधिकारों का रोज हनन होने लगे और कोई भी सामाजिक दबाव काम न करे। तभी याद रखना आवश्यक है कि किसी भी नागरिक को असहाय महसूस करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। इन कानूनी विकल्पों का उपयोग करना हर नागरिक का वैधानिक अधिकार है। सही जानकारी होने से एक आत्मविश्वास आता है कि अन्याय के खिलाफ एक पूरी व्यवस्था मौजूद है, और ये आत्मविश्वास ही इस पूरी जानकारी का असली मूल्य है। जब कोई लगातार परेशान कर रहा हो और ऐसा लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा है, तो ये जानना कि एक पूरा कानूनी ढांचा हमारी मदद के लिए तैयार है, एक बड़ी मानसिक राहत देता है। बहुत बड़ी राहत।
आज के इस विस्तृत विश्लेषण से ये तो पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि पड़ोसियों के साथ होने वाले विवादों को हल्के में लेना एक बड़ी भूल हो सकती है। ये केवल अरे जाने दो कहने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। हर नागरिक के पास बीएनएस, बीएनएसएस, सिविल कोर्ट और स्थानीय प्रशासन के रूप में कई मजबूत विकल्प मौजूद हैं। अगर कोई जानबूझकर शांति भंग कर रहा है, धमकी दे रहा है, रास्ते में बाधा डाल रहा है या अवैध निर्माण कर रहा है, तो उसके स्पष्ट कानूनी परिणाम हैं। और ये भी स्पष्ट है कि कानून हर कदम पर नागरिक के अधिकारों की रक्षा के लिए खड़ा है, बशर्ते नागरिक को ये पता हो कि कौन सा रास्ता अपनाना है। सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। विवाद की प्रकृति के अनुसार सही कदम उठाना ही न्याय पाने की पहली शर्त है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अधिवक्ता धर्मेंद्र सिंह यादव जी के लेख में छिपे एक बहुत ही विचारणीय संकेत पर ध्यान देना आवश्यक है। वो क्या? देखिए, लेख से ये तो समझ आ गया कि कौन से कानून लागू होते हैं और हमारे अधिकार क्या हैं, लेकिन एक बहुत ही व्यावहारिक पहलू है जिसके बारे में हर जागरूक व्यक्ति को सोचना चाहिए। कौन सा पहलू? जब असल जिंदगी में ऐसी कोई स्थिति सामने आती है तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। मतलब एक आम नागरिक को पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर कैसे दर्ज करवानी चाहिए? मजिस्ट्रेट के सामने वो धारा 133 का आवेदन देने की असल प्रक्रिया क्या है? और ये फैसला कैसे लिया जाए कि कोई मामला पुलिस का है या सीधे सिविल कोर्ट के वकील के पास जाने का? बिल्कुल, अधिकारों को जानना आधा सफर है, उन अधिकारों का व्यावहारिक रूप से उपयोग करने की प्रक्रिया को समझना बाकी का आधा सफर है। बहुत ही गहरी बात कही आपने। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को खुद से पड़ताल करनी चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर बिना घबराए सही कानूनी रास्ता चुना जा सके। सही तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। एकदम सही। और इसी विचारणीय प्रश्न के साथ हम आज की इस खास चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस महत्वपूर्ण विषय पर गहराई से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी इस चर्चा का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा लगा। सुनते रहिए और जागरूक बने रहिए।